तो आज हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in liquid। ये हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ। अब तक हमने ना लिक्विड में या तो कुछ सॉलिड सॉल्यूट डाला था या लिक्विड सॉल्यूट डाला था और फिर उसका वेपर प्रेशर पड़ा था, वो था रॉल्ट्स लॉ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हेनरीज लॉ। अब हम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है वो हम देख रहे हैं। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ये लिक्विड है, यहाँ पे कोई गैस है। अब हम ना इसके वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहे, वेपर प्रेशर खत्म हो गया। और ये कोई और गैस है, मान लो ये वाटर है, ये गैस CO2 है। तो CO2 ना पानी में कुछ सॉल्युबल भी होगी। तो मान लो ये कुछ CO2 के मोल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व हो गए, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? इस प्रेशर के, प्रेशर ऑफ CO2। ये बता रहे हैं हेनरीज लॉ कि सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है? जो उस गैस का प्रेशर है उस लिक्विड के ऊपर। तो अब ना नॉर्मली solubility is expressed as mole fraction। तो फिर क्या हो जाता है? P is directly proportional to X। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो, सॉल्युबिलिटी को बताने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं। हमने 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, किसी भी ढंग से आप बता सकते हो, लेकिन नॉर्मली बताते किससे? मोल फ्रैक्शन से। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए ना रॉल्ट्स लॉ का ऐसे भी लिख देते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। अब कांस्टेंट हटाते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी का, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। KH क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी
इसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। सो ये आ गया, बस यही लॉ है सिंपल सा। अब इसके यूनिट्स देखते हैं हम। यूनिट्स ऑफ के एच, तो देखो प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम या बार, मान लो एटीएम बार, कुछ भी एटीएम ले रहा हूं मैं अभी, इज इक्वल टू के एच टाइम्स एक्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस। तो इसलिए के एच का यूनिट क्या हो गया, एटीएम हो सकता है, बार हो सकता है, टॉर हो सकता है, एमएमएचजी हो सकता है। तो मतलब जो यूनिट प्रेशर का है वही होगा। के एच हैज सेम यूनिट्स एज ऑफ प्रेशर। तो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। बट इन some cases units of kh may vary depending upon solubility term used। तो यार देखो, सॉल्युबिलिटी नॉर्मली तो मोल फ्रैक्शन के रूप में लेते हैं, पर अगर किसी और यूनिट में ले लिया सॉल्युबिलिटी को तो के एच के यूनिट बदल जाएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे P इज इक्वल टू के एच इंटू मोलैलिटी ले लो। अब मैंने सॉल्युबिलिटी को मोलैलिटी की फॉर्म में लिख दिया, तो के एच क्या हो जाएगा, P अपॉन मोलैलिटी। प्रेशर का मान लो एटीएम है, मोलैलिटी का तो मोल्स पर केजी होता है, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा, है ना। फिर कभी कभी ग्राम पर ml ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी को, तो फिर उसी अकॉर्डिंग के एच का यूनिट वेरी हो जाएगा, लेकिन ये रेयरली होता है, नॉर्मली यही चलता है। तो के एच के यूनिट ये हो गए। फिर इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ तो सीधा सा ही है, स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। ये प्रेशर हो गया और ये सॉल्युबिलिटी हो गई, और स्लोप क्या होगी, के एच। तो ये ग्राफ हो गया, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। फिर हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच। के एच के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फर्स्ट इसका है हायर इज वैल्यू ऑफ के एच, lower is solubility of gas। KH जितना ज़्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। देखो कैसे,
पी इज इक्वल टू की एच इंटू एक्स होता है, तो एक्स क्या होगा, पी अपॉन के एच। तो आप देख सकते हो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। जितना के एच ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट वही है वो तो, ये अलग अलग ग्राफ बनेंगे। मान लो के एच 1 है, ये के एच 2 है, के एच 3 है, प्रेशर वर्सेस एक्स। सेम प्रेशर पे देखो आप, प्रेशर सेम तो ऐसे बनाना पड़ेगा। मान लो डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस का के एच डिफरेंट होगा, या आपने सॉल्वेंट बदल दिया, कुछ तो किया, मतलब गैस सेम रखी सॉल्वेंट बदला, सॉल्वेंट सेम रखा गैस बदला, तो के एच बदल जाता है। या टेम्परेचर बदल दिया सेम सेट ऑफ गैस और सॉल्वेंट के लिए, तो अब देखो स्लोप के एच 3 स्लोप ज्यादा है तो एक्स कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो जितना के एच ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट, डिफरेंट gases have different kh for same सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपने सेम ही रखा चाहे, पर अगर आपने गैस बदल दी ना तो के एच बदल जाएगा। दूसरी बात, सेम गैस हैज different kh for different solvent। अगर आपने सॉल्वेंट बदला, गैस सेम रखी, तब भी kh बदल जाएगा। और kh टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। Value of kh increases with increase of temperature। अगर आपने टेम्परेचर बदला ना तो kh कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, kh बढ़ जाता है। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर के एच बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी तो के एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ने से के एच बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखना। फिर हम पढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस। Limitations of Henry's law। पहला क्या है? प्रेशर of the gas should not be too high or temperature of the gas should not be too low। मतलब एक्सट्रीम केस पे नहीं जाना आपको, एक्सट्रीम सॉल्युबिलिटी नहीं कर देनी उसकी,
देखो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वैसा नहीं करना। और अगर आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तब भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी बहुत हाई नहीं कर देनी है आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करके। दूसरा, गैस should not be highly soluble in सॉल्वेंट। देखो वो फर्स्ट पॉइंट की बात ही फिर से यहाँ पे आ गई। ऐसा ना हो कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है गैस की, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर क्या, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। केमिकल रिएक्शन ना करके बैठ जाए गैस कहीं, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ के। फिर इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है? पहला, सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू increase solubility of CO2 in सोडा वाटर। तो देखो जो हम कोका कोला वगैरह पीते हैं तो उसमें, मतलब मैं तो नहीं पीता, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो, तो उसमें वो हाई प्रेशर रखते हैं CO2 का, फिर उसको सील करते हैं ताकि हाई प्रेशर पे CO2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा हो जाए। तो इस कारण से हाई प्रेशर पे सील करते हैं उसको। अगर आप उसका ओपन कर देते हो उसको, तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो गैस रिलीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रेशर कम कर दिया गैस का आपने, तो फिर वो रिलीज हो जाती है। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स वाला पॉइंट है। स्कूबा डाइवर्स breathe at high pressure underwater. Thus, underwater solubility of gases in blood is more when they come out of water. Solubility of gases in blood
decreases as pressure is less. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and create a medical condition known as bends, which are dangerous to life. क्या होता है ना, जैसे स्कूबा डाइवर है, वो अपना जो एयर का सिलेंडर है जिसके लिए उसको सांस लेना रहता है, लेके वो नीचे कूद जाता है समुद्र में. जब वो समुद्र के नीचे पहुंच जाओ तो वहां पे तो प्रेशर हाई होगा, तो हाई प्रेशर है तो जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो बढ़ जाती है, तो ज़्यादा गैसेस डिजॉल्व हो जाएंगी ब्लड में, और सारी की सारी गैसेस ही डिजॉल्व होंगी जो होंगी. तो उसमें नाइट्रोजन पर्टिकुलर प्रॉब्लम करता है. अब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई गैसेस की, अब जब वो बाहर आए, बाहर आने पे प्रेशर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो गैसेस ऑलरेडी डिजॉल्व थी वो बाहर आएंगी. अब बाहर आएंगी तो नाइट्रोजन प्रॉब्लम करती है, फिर वो ना बबल्स बन जाता है और नाइट्रोजन के, और फिर वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है. इसको बेंड्स बोलते हैं. ये सिर्फ नाइट्रोजन के कारण होता है, बाकी गैसेस नहीं करती ऐसा. तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो सिलेंडर लेके जा रहे हो एयर का, उसमें नाइट्रोजन मत लेके जाओ, उसमें कोई और गैसेस उसको डाइल्यूट करके लेके जाओ. तो इसलिए यही करते हैं. क्या करते हैं? टू अवॉइड बेंड्स as well as the toxic effects of high concentration of nitrogen in the blood. The tanks used by scuba divers are filled with air diluted with हीलियम. तो हीलियम डाल देते हैं उसमें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं करता. तो ये हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन ही होगी भाई, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को कम कर देते हैं ना. थर्ड पॉइंट इसका,
at high altitudes the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitudes or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया क्या होता है ना, देखो आप हिली एरियाज पे गए, हिली एरियाज पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी भी उसकी ब्लड में कम हो जाएगी। ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो सारे टिश्यूज में भी कम हो जाएगी, ब्रेन में भी कम हो जाएगी, इसलिए थिंकिंग कैपेसिटी को वो अफेक्ट करता है, तो इसको एनॉक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट। ये हमने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ लिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gas। तो गैस प्लस लिक्विड का जब सॉल्यूशन बनता है ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के जैसा ही है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना इज सेम एज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड is an exothermic
प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या होता है? Thus, according to Lee Chatterjee's principle, solubility of gas decreases with increase in टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक बार समझ लेते हैं इसको। वैसे तो ये ली चैटलिस प्रिंसिपल है, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा, प्लस हीट एक्सोथर्मिक है ना। तो अब देखो ली चैटलिस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप कोई भी एक्सटर्नल चेंज करोगे, सिस्टम उस चेंज को अपोज करेगा टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। तो अब ये हीट इवॉल्व हो रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सिस्टम बोलेगा कि नहीं, टेम्परेचर को कम करो। सिस्टम अगर टेम्परेचर को कम करना चाहेगा तो ये हीट को एब्जॉर्ब करवाएगा। तो एब्जॉर्ब तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। इस रिएक्शन को आप रिवर्सिबल मानो ऐसे। तो ये ली चैटलिस प्रिंसिपल है। या उल्टा देखिए, अगर हमने टेम्परेचर कम किया, अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो सिस्टम बोलेगा नहीं बढ़ाओ टेम्परेचर को। तो बढ़ेगा कैसे? हीट इवॉल्व होगी, बाहर आएगी। हीट बाहर कैसे आ रही है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। फॉरवर्ड जा रही है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की।